हेलो माय डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए 12वीं का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। स्किप करने से क्या है, कुछ स्टेप्स छूट जाती हैं, जिसके कारण आपके लिए जो भी मतलब समझाया जाता है वो सही प्रकार से समझ में नहीं आता है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताया गया है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है और आधार कितना है 24, मतलब व्यास जो है आधार का 24 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आधार का जो त्रिज्या रहा होगा वो कितना रहा होगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की त्रिज्या जो है वो आधी होती है आपकी। वाले एक बेलन जिस पर कह रहे हैं कि ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। जैसे कि मान लीजिए ये एक आकृति यहाँ पर दर्शाई गई है आपके लिए। तो इसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितनी है इसकी 60 सेंटीमीटर, इस तरह से। तो ये इस बेलन के ऊपर आरोपित है। तो आगे कह रहे हैं कि लोहे का एक स्तंभ बना है, मतलब इस तरह से एक स्तंभ लोहे का बना हुआ है। तो कह रहे हैं इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है आपके लिए, जबकि यहाँ पर दिया गया है कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर में जो लोहे का द्रव्यमान है वो आपका 8 ग्राम होता है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि पाई इक्वल टू आपको लेना है 3.14, ठीक है, 3.14 लेना है। तो इस तरह से आप ज्ञात करेंगे। तो दोनों बेलनों का आप अलग अलग मान ज्ञात कर सकते हैं या फिर एक ही में मान ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो भी आता है वो आपका आयतन आ जाएगा। आयतन के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 ग्राम, जो लोहे का द्रव्यमान दे रखा है, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर बराबर में 8 ग्राम द्रव्यमान होता है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपके लिए आसानी से उसका द्रव्यमान मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, बड़े बेलन की त्रिज्या r इक्वल टू, देखते हैं बड़े बेलन की त्रिज्या है वो व्यास बटे 2 होती है। इसका व्यास 24 है बटे 2 इक्वल टू आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से। तो यहाँ r इक्वल टू आपका 12 सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप। उसके बाद में इसकी जो ऊंचाई है वो ऑलरेडी आपके पास दे रखी है, 220 सेंटीमीटर है ऊंचाई h, या फिर इसे कैपिटल मान लेते हैं। छोटे वाले बेलन के लिए स्मॉल मान लेंगे, सरलता हो जाएगी करने में। इसे कैपिटल R मान लिया और इसे कैपिटल H मान लिया हमने, ठीक है। ये आपके लिए दे रखी है 220 सेंटीमीटर। और यहां पर आपके लिए अगर इसके कह सकते हैं आयतन की बात करेंगे, दोनों का इकट्ठा ही निकाल लेंगे, सरलता हो जाएगी। तो इस तरह से छोटे बेलन के लिए भी लिख लेंगे, छोटे बेलन की त्रिज्या, छोटे बेलन की त्रिज्या r मान लेते हैं। और r जो दे रखी है आपके लिए वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो यहां लिख लेंगे आप 8 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट जो उसकी लंबाई है वो आपके पास 60 सेंटीमीटर है। तो लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई आपका स्मॉल h, क्योंकि छोटे बेलन की बात कर रहे हैं तो स्मॉल h आएगा आपका 60 सेंटीमीटर है आपका। तो 60 सेंटीमीटर लिख लिया आपने इस तरह से। अब लिख लेंगे संपूर्ण लोहे से बने स्तंभ का आयतन निकालेंगे। तो लिख देंगे लोहे से बने संपूर्ण स्तंभ का आयतन जो आप ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके लिए इक्वल टू में आप लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, बड़े बेलन का आयतन और छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। अब देखते हैं बड़े बेलन के आयतन के लिए, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, यहाँ पर सारी कुछ दे रखा है। जैसा कि मान लीजिए उसकी त्रिज्या दे रखी है या ऊंचाई दे रखी है। तो आयतन आप जानते हैं, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है पाई, कैपिटल लिखेंगे
आर स्क्वायर एच, ये बड़े बेलन के लिए हो गया। इसी तरह से छोटे बेलन के लिए भी कर देंगे, पाई स्मॉल आर आएगा यहाँ, स्क्वायर स्मॉल एच आएगा, ठीक है, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, पाई को तो यहाँ कॉमन ले सकते हैं क्योंकि पाई इधर भी है इधर भी है, सरलता हो जाएगी आपके लिए हल करने में। तो पाई के लिए कॉमन ले लिया, अंदर आपका ओनली रिमेन हियर आर स्क्वायर एच एंड आपका रिमेन हियर ओनली आर स्क्वायर स्मॉल एच, ओके। तो इस तरह से पाई का जो वैल्यू है वो पुट कर सकते हैं आप। 3.14 यहाँ पर बोल रहे हैं आपको पुट करनी है, इसलिए हमने पुट कर लिया 3.14। अब इनटू में आर जो कैपिटल आर है उसका वैल्यू यहाँ पर 12 दे रखा है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ 12 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। और इनटू में आपका है h, तो h यहाँ पर आपका है 220, वो से आप रिटर्न कर लेंगे इस तरह से। नेक्स्ट आपका स्मॉल आर है, स्मॉल आर आपका 8 है, तो यहाँ पर भी 8 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है ऑलरेडी। तो यहाँ पर h जो है स्मॉल वाला वो आपका छोटे बेलन के लिए 60 है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर अब आप देखो पॉइंट हटा देंगे, नीचे पॉइंट के बाद 1 लिखने के बाद 2 जीरो बढ़ा देंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं इसलिए। तो यहाँ हो जाएगा कुल मिलाकर 314/100 हो जाएगा आपका। और ये 12 में 144 होता है, आप लोग जानते ही हैं। और इनटू में आपका है 220। अब इधर आपका 8 64 हो जाता है और इधर है 60, 314/100। अब देखते हैं इसे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 22 से 144 में। देखते हैं 144 और नीचे है 220, 220 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका, या फिर ऐसे करते हैं जीरो लिख लेते हैं फिर 22 से गुणा कर देते हैं, बात वही आ जाएगी। 2288 का 8 हाथ से लगा एक, सॉरी 8 लग गया और 2288 फिर से हो गया 88 और आपका 8 बचा था हासिल का, 8 दूनी 16 का 6 हाथ से लगा 1, 8 1 9 96 हो गए, हाथ से लग गए 9 आपके, 22 से कम 22, 9 और 2 11 का 1 हाथ से लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3 हो गए, 31,680 हो गया। तो 31,680 एक बार चेक कर ले फिर से, अगर इसे ऐसे ना करें तो 1 0 2 0 और 3 0 हो गए और 2 चौक 8 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 चौक इधर भी लगा लेंगे 2 चौक 8 2 चौक 8 और 2 एकम 2 0 8 और 8 दूनी आपके हो गए 16 का 6 यहाँ से लगा 1 और 10 11 का यहाँ से लगा 1 2 और 1 3, 31,680 बिल्कुल सही है। अब इधर 1 जीरो लगा लेंगे फिर 6 से गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 का 4 यहाँ से लगे 2, 6 छंग 36 36 और 2 38, 6 चौक 24 का 4 यहाँ से लगे 2, 6 छंग 36 7 38, ठीक है। अब 314/100 तो आपका चल ही रहा है, इसको ऐड कर लेंगे। अब आप जीरो में जीरो जोड़ा हमने तो जीरो रहता है, 8 में जोड़ा 4 तो 8 और 4 12 का 2 यहाँ से लगा 1, 8 में जोड़ा हमने 6 तो 8 और 6 आपके 14 हो जाते हैं, 14 और 1 हासिल का है आपका 15 का 5 यहाँ से लगा 1, अब आप 3 और 1 जोड़ ले 4 और 1 हासिल का 5, 3 का 3 3, फिर से एक बार जोड़ के देख लेते हैं। जीरो में जीरो जोड़ा जीरो रहा, 8 में जोड़ा 4 तो 8 4 12 का 2 यहाँ से लगा 1, 6 और 8 14 और 1 15 का 5 से लगा 1 1 और 3 4 और 1 5, 3 का 3 3, ठीक है, इस तरह से ये आ गया आपका। अब इस जीरो से ये जीरो हो गया खल्लास आपका क्योंकि मल्टीप्लाई में है यहाँ पे और उसे भाग कर दिया हमने, तो इस तरह से आपका ओनली रिमेन हियर 314/10 और इनटू में आ गया 35 52।
35 52 आ गया आपका। तो इस तरह आपका ये आ गया कितना, घन सेंटीमीटर। इस पूरे स्तंभ का जो आयतन निकला वो आपका आ गया 314/10 गुणा 3552 घन सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन वो घन सेंटीमीटर में हमसे नहीं पूछ रहे हैं, वो हमसे ये कह रहे हैं कि उसका क्या निकालना है, आपको द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि एक घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान आपका इतना दे रखा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, द्रव्यमान ज्ञात करते हैं हम इसको। तो 8 से गुणा भी कर सकते हैं, इसमें हम लिख लो। अब या चूंकि यहां लिख सकते हैं, चूंकि लिख दो, यहां पर दिया गया है ऑलरेडी पहले से ही, चूंकि एक घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान जो आपका दिया है वो है 8 ग्राम। ठीक है, तो इसको पुट करेंगे, तब स्तंभ का द्रव्यमान तो 8 से गुणा कर देंगे, और अब आपका आ गया 314/10। अब आपका आ गया 3552। ठीक है, इस तरह से अब ये आ गया कितना, ग्राम। ठीक है, इतना ग्राम द्रव्यमान आया, लेकिन ये संख्या कुछ ज्यादा बड़ी है, इसलिए इसको और भी हम हल कर सकते हैं। इसको हम किलोग्राम में ले जाएंगे, किस में ले जाएंगे, किलोग्राम में। तो यहां पर ग्राम में है, किलोग्राम में ले जाने के लिए आप लोग जानते ही हो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। कितना होता है, 1000 ग्राम। इसलिए आप इसको 1000 से और भाग कर देंगे, या फिर चाहो तो कह दो किलोग्राम में बदलने पर, किलोग्राम में बदलने पर, तो किलोग्राम में बदलेंगे तो 8 इंटू 314 इंटू 3552 अपॉन में 10 तो आपका था ही। ठीक है, इस तरह से अब 1000 में 3 जीरो होते हैं, आप जानते ही हैं। अब इसे हल करेंगे। ठीक है, तो इसे हल किया हमने, तो इस तरह से आपका 10 से डिवाइड कर देंगे इसके लिए 8 को हम, तो हमारा हो जाएगा 2 पंजे 10, और या फिर डायरेक्ट ही कर सकते हैं इसे, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बहुत सरलता से हो जाएगा ये, ऐसे ना काटें हम तो। ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद सरलता से हो जाएगा। ठीक है, 314 की मल्टीप्लाई 8 में कर दो, या फिर 314 की 3552 में कर दो। ठीक है, तो पहले 3552 करते हैं, उसके बाद में 8 में कर देते हैं, हमारा आ जाएगा। इस तरह से आपका है 3552। तो इस तरह से 3552 है आपका। 3552 में आपको 314 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 314 से मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया आपका, 4 पंजे 20 हो गया, 20 का शून्य यहाँ से लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 यहाँ से लगे 2, 4 तीन 12 और 2 आपके 14। इस तरह से अब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्याएं आ जाएंगी, आपका 2 आ गया और 5 आ गया, फिर से 5 आ गया और 3 आ गया। इस तरह आप डबल क्रॉस लगा देंगे आप, क्योंकि ट्रिपल मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। तो 3 दूनी 6 हो गया आपका, और 3 पंजे 15 का 5 यहाँ से लगाइए, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 यहाँ से लगाइए, 3 3 9 और 1 10। चाहो तो बच्चे एक बार चेक करके देख लो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 का 0 यहाँ से लगे 2, 4 पंजे 20, 2 22 का 2 यहाँ से लगे 2, 4 3 12 और 2 14। इससे किया मल्टीप्लिकेशन तो आपका 2 5 5 और 3 रहा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 का 5 यहाँ से लगाइए, 3 पंजे 15, 1 16 का 6 यहाँ से लगाइए, 3 3 9 और 1 10। ऐड कर लेंगे हम, 8 हो गया आपका, 2 6 5 11, 11 और 2 13 का 3 यहाँ से लगा 1,
5 दूनी 10, 4 14, 1 15, 5 लगा 1, 6 3 9 10 और 11 का 1 हाथ से लगा 1, लेकिन आगे 0 है, 11 का 11 11 हो गया, कुल मिलाकर ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और मल्टीप्लाई रहेगी शेष इसमें 8 से और कर दो मल्टीप्लाई यहाँ पर क्रॉस चिन्ह लगाकर, तो 8 2 64 हो गया, 64 का 4 हो गया आपका, हाथ से लग गया 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 होते हैं, 22 का 2 हाथ से लगा 2, 8 दूनी 24, 24 और 2 26 होते हैं, 26 का 6 हाथ से लगे 2 और 8 पंजे 40, 40 और 2 42 का 2 हाथ से लगे 4, 8 एकम 8 और 4 12 का 2 हाथ से लगा 1, 8 एकम 8 और 1 9, 8 एकम 8। ठीक है, ये आ गया आपका 89/624। आ गया। ठीक है, अब नीचे कितना है आपका, देखो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर 3 जीरो है, इसकी भी जब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इधर हो जाएंगे 4 जीरो, ये के बाद 4 जीरो हो गए। अब देखो भाग करना बड़ा सरल होता है, आप लोग जानते ही हैं, जैसा कि जितने जीरो होते हैं उतनी संख्याओं से पहले पॉइंट रख देते हैं। ठीक है, तो 4 जीरो है आपके, तो 4 संख्याओं से पहले क्या रखेंगे, पॉइंट, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या और 4 संख्या, मतलब 892.26 आ गया आपका, 892.26 और ये संख्या 5 या 5 से छोटी है, इसलिए इसको छोड़ देंगे, तो इतना ही कह देंगे किलोग्राम। ठीक है, लिख देंगे अतः स्तंभ का द्रव्यमान 892.26 किलोग्राम है। इस तरह से, ठीक है। हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। मान लीजिए एक गोलाकार कांच का बर्तन ये है आपका, और इसकी जो गर्दन है वो बेलन के आकार की है, इस तरह से। ठीक है, तो कह रहे हैं जिसकी लंबाई जो आपकी 8 सेंटीमीटर है, मतलब इस गर्दन की लंबाई आपकी 8 सेंटीमीटर है, और आगे कह रहे हैं कि उसका व्यास जो है वो 2 सेंटीमीटर है। जाहिर सी बात है, व्यास 2 सेंटीमीटर होगा तो आपकी त्रिज्या कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर होगी आपकी त्रिज्या, तो आपकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर इस तरह से हो गई है। और आगे कह रहे हैं कि जबकि गोलाकार भाग का व्यास आपका 8.5 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण व्यास कितना है आपका 8.5 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है, इसकी त्रिज्या 20 की आधी हो जाएगी। तो कह रहे हैं इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात कर लिया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच करना है कि उस बच्चे का उत्तर सही है अथवा नहीं, ये मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर में इतना लेना है। ठीक है, इस तरह से तो लिख देते हैं, बेलनाकार भाग की त्रिज्या r बराबर में व्यास बटे 2 होता है, तो व्यास 2 है तो 2/2 इस तरह से, तो कुल मिलाकर ये r बराबर जो निकला वो आपका 1 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, अब ऊंचाई भी इसकी इधर रखिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई आपकी h इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और गोलाकार भाग के लिए लिख लेते हैं, गोलाकार भाग का व्यास, त्रिज्या लिख लो, सीधे सीधे व्यास क्या लिखेंगे, r इक्वल टू व्यास बटे 2 होता है, तो व्यास आपका है 8.5, तो बटे 2 आ गया, ये त्रिज्या हो गई इसकी। ठीक है, तो इससे भाग भी कर सकते हैं, तो आप ले सकते हैं इसे 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, पॉइंट लगा हुआ है, 2 पंजे 10 इस तरह से। ठीक है, पॉइंट आपका ये आ गया। ठीक है, 4.25 सेंटीमीटर।
अब लिख लो संपूर्ण बर्तन का आयतन। अब या फिर बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए गोलाकार भाग का आयतन प्लस में बेलनाकार भाग का आयतन। तो गोलाकार भाग का आयतन आप लोग जानते हैं 4/3 पाई r³ होता है, और जो बेलनाकार है उसके लिए आपका पाई r² होता है। तो यहां से पाई आप निकाल सकते हैं बाहर, पाई बाहर निकाल लिया तो यहां बचा आपका 4/3। r का वैल्यू पुट कर दो यहाँ। ये आपका गोला है तो गोला का जो त्रिज्या है वो ये आई है, तो ये आप दे सकते हो 4 × 2 5, लेकिन इसका घन हो रहा है इसलिए इसे लिख लेंगे 3 टाइम, ठीक है। तो 4.25 फिर से लिख लो 4.25, क्योंकि क्यूब था इसलिए 3 बार इसको लिख लिया हमने। प्लस में आगे आपका पाई तो निकल गया बाहर, आर रह गया, आर का वैल्यू लगाओ, ये बेलन के लिए आया है तो बेलन की जो त्रिज्या है वो आपकी 1 है, ठीक है। तो यहाँ 1 × 1 2 बार लिख लेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है इसका। एच का वैल्यू भी लिख लेंगे, यहाँ पर एच का वैल्यू दे रखा है बेलन के लिए, वो आपका 8 है, ठीक है। पाई का वैल्यू वो करें 3.14 लीजिए, तो हमने ले लिया 3.14। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सोल्यूशन कर लें। पॉइंट हटा लिया नीचे, एक के बाद 2 जीरो बढ़ गए, मतलब 100 हो गए ऐसे मान लीजिए। यहाँ पर भी वही काम किया, 425/100 हो गए। यहाँ पर भी वही काम किया, 425/100 हो गए। प्लस में ये आपका 1 एकम 1 रहा, ये मल्टीप्लाई है गड़बड़ हो जाएगा, 8 8 एकम 8 8 एकम 8 रहे आपके इस तरह से। यहां भी पॉइंट हटाया तो नीचे 100 हो गए, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्याएं इसलिए एक के बाद 2 जीरो आ जाएंगे। अब थोड़ा सा सोल्यूशन कर लेंगे इसमें, 4/3 तो ऐसे ही रहा, इसमें सोल्यूशन करते हैं, 5 से भाग करेंगे। पांच से भाग कर लो तो ये आपका आ जाएगा 5 × 8 = 40, बच गए 2 हो गए 25, 25 5 दूनी 10, इसको भी कर लेंगे 5 × 8 = 40, 25 बटे 5 दूनी 10, 85/20, और ये सॉरी प्लस है, प्लस में 8 चल रहा है आपका। इसके लिए भी हल कर लेंगे इसी प्रकार से, 2 से कर लेंगे, 2 दूनी 2 एकम 2, सॉरी 2 एकम 2, बच गया 1, हो गया 11, 2 पंजे 10, और 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। 4/3 ऐसी रहा आपका, इंटू में इसे कर लेंगे 5 एकम 5, बच गए 3, हो गए 35, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, इसे भी ऐसे कर लेंगे 17/4, 17/4, और ये सॉरी प्लस है, प्लस में है आपका 8, इस तरह से।
तो अब इसे और हल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते। नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो ये आपके 157 बटे में 50 ही रहे। इसका मल्टीप्लाई किया हमने 17 और 17 और 17 का मल्टीप्लाई किया तो आपका 17 इंटू 17 इंटू 17 जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 4913 और अपॉन में 4 चौक 16, 16 चौका 64 आ गया आपका, प्लस में 8 है, इस तरह से। तो ये आपका 157 बटे 50 चल रहा है सही। और 4 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का नीचे कर देंगे, ठीक है। 4 का करो, 4 तियां 12 का 2, हाथ से लगाइए, 4 एकम 4 और 1 5, 4 नियम 36, 36 का 6, हाथ से लगे 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19 बटे में इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौक 12 का 2, हाथ से लगा 1, 3 छक 18 और 1 19, प्लस में 8 चल रहा है आपका। यहाँ इक्वल टू में कर लो इसके। तो ये आपका 157 बटे 50 चल रहा है और इसका बटे 1 कर लिया, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर करेंगे, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका इधर करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा। तो ये आपका 19,652 ऐसी रहा और प्लस इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 192 और इंटू में 8 आ गया आपका और अपॉन में आ गया 192 एकम 192, ठीक है, इस तरह से। अब ऊपर वाला जोड़ देंगे, ये 157 बटे 50 ऐसी रखेंगे और ये जोड़ देंगे 2, 8 10 का शून्य, यहाँ से लगा 1, सॉरी अब इसकी मल्टीप्लाई बाकी रह गई, ये मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पहले, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16 का 6, इधर लिख लो पहले 19,652 ऐसे लिख लेते हैं और ये मल्टीप्लाई रह गई है बाकी इसकी, 8 दूनी 16 का 6, हाथ से लगा 1, 8 ने 72 और 1 73 का 3, हाथ से लगे 73 का 3, हाथ से लगे 7, 8 एवं 8, 8 और 7 15, जैसे देख लेते हैं। 8 दूनी 16 का 6, हाथ से लगा 1, 8 ने 72, 72 1 73 का 3, हाथ से लगे 7, 8 एवं 8 और 7 15, ठीक है। ये आपके 192 आपके ऐसे रहे। अब आप क्या करेंगे, इसका ऊपर योग कर देंगे तो यहाँ 157 बटे 50 तो आपका ऐसे ही रहा, ठीक है। 157 बटे 50 रहा ऐसे ही आपका, और ये 6 और 2 8 हो गया आपका, 5 और 3 ये भी 8 हो गया आपका, 6 और 5 11 का 1, हाथ से लगाइए 9 और 1 10 और 11 का 1, हाथ से लगाइए 1 और 1 2, कैसे देख लेते हैं। 5 और 6 सॉरी 2 और 6 8, 5 और 3 8, 6 और 5 11 का 1, हाथ से लगा 1, 9 और 1 10, 11 का 1, हाथ से लगा 1 और 1 2, ठीक है। और अपॉन में चल रहा है आपका 192 इस तरह से। अब थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं इसमें, फिर से इसमें भाग कर सकते हैं 2 से, ऊपर नीचे 2 से भाग कर देंगे तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ये बच गया वो 18, 2 नियम 18 और 2 चौक 8,
नीचे भी भाग कर देंगे। नीचे भी भाग करेंगे तो 2 नेम 18 और बच गया 1, 2 छंग 12। 157/50 आपका ऐसी रहा। इसके लिए और डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो 2 से हम कर देंगे डिवाइड। तो 2 से कर दो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, बच गया आपका 1, हो गया 19, 2 नेम 18, बच गया 1, 2 सत्ते 14। नीचे वालों को भी डिवाइड कर लेंगे फिर से। 2 चौक 8, बच गया 1, हो गया 2 अट्ठे 16। इस तरह से अब 3 से 18, 3 से नीचे कट रहा है, ऊपर देखते हैं एक बार। 3 एकम 3, बच गए 2, हो गए 22, 3 सत्ते 21, 1 बच गया 19 हो गए। 3 से 18 नहीं कटा, तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। इस तरह आपका ये आ गया 52 97 इंटू 157। और ये चल रहा है 83 129, 83 16 29। और नीचे आ गया आपका 50 का जब मल्टीप्लाई हम करेंगे 48 के साथ तो 2400 आ जाता है। ठीक है, तो आपका 83 16 29 भाग जब 2400 आप करेंगे तो आ गया आपका 346.51। ठीक है, 346.51 घन सेंटीमीटर भुजाएं हैं आपकी सेंटीमीटर में। तो घन सेंटीमीटर मतलब इसमें जो पानी आएगा वो आएगा 346.51 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अतः पात्र में 346.51 घन सेंटीमीटर पानी आएगा और बच्चे का उत्तर गलत है, क्योंकि बच्चे ने कितना निकाला था 345 निकाला था उसने। ठीक है, और हमारा कितना आया है 346.51। ये आंसर हो गया।